नमस्कार। निजी हाथों में रफ्तार, हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेनों के निजीकरण की। जिस तरीके से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब ट्रेनों को निजी हाथों में दिया जाएगा, इसको लेकर आवेदन सरकार की तरफ से मांगे गए हैं। सरकार ने रेलवे का निजीकरण करने का फैसला लिया है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर और देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी और ये एक बड़ा सवाल भी है। काफी दिनों से खबर सुनने में आ रही थी कि प्राइवेट रेल चल सकती है, लेकिन अब संभावना सच में बदलने जा रही है। खबरों के मुताबिक अब जल्द ही प्राइवेट ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है ये फैसला लिया गया है कि ट्रेनों को अब उसका निजीकरण किया जाएगा, निजी हाथों में दिया जाएगा, जिसके बाद जो है अब इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निजी कंपनियों से, प्राइवेट सेक्टर से इसके आवेदन के लिए कहा गया है और इस पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अब पटरियों पर दौड़ेंगी निजी ट्रेनें, तैयारियां जोरों पर। 109 रूटों पर चलेंगी 151 ट्रेन। जी हां, अब ट्रेन की पटरियों पर जल्द ही तेजस की तर्ज पर रेल की छुक छुक सुनाई देने वाली है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये छुक छुक सरकारी ना होकर प्राइवेट यानी कि निजी होगी। दरअसल रेलवे जल्द ही तेजस एक्सप्रेस की तर्ज पर 151 ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। ये 151 ट्रेनें 109 रूटों पर चलेंगी। रेलवे निजी कंपनियों के टेंडर मंगवा रही है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल देश में IRCTC 2 निजी तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ये पहली बार है जब रेलवे ने निजी कंपनियों से भी ट्रेन चलाने के लिए बोली मंगवाई है। ये ट्रेनें रेलवे के 12 जोन में चलाई जाएंगी, लेकिन उसी के साथ निजी कंपनियों के सामने कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। ये हैं शर्तें। ट्रेन का रेक मेक इन इंडिया होना चाहिए। रेक को लाने और उसका परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर्स की होगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रा के समय में कटौती होगी। 35 सालों के रेलवे निजी कंपनियों को छूट देगा। ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेल के होंगे। कंपनियों को फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, बिजली का बिल और आय में रेलवे के साथ भागीदारी करनी होगी। तो रेलवे की तरफ से अब पूरी तैयारी कर ली गई है, आवेदन मांगे गए हैं, सरकार ने पूरा मन बना लिया है निजीकरण करने का। और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया गया था तो उन्होंने इसका जिक्र किया था कि PPP यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल के तहत जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब जब ये फैसला लिया गया तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर सरकार को निजीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या जो स्थिति सुधारने की बात सरकार कह रही है रेलवे की, क्या वो निजीकरण से सुधर जाएगी और ऐसे में आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो इसके क्या मायने हैं। इन्हीं कई सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा में चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, सरकार ने जो रेलवे के निजीकरण का फैसला लिया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, सरकार तो हर चीज का निजीकरण ही करती चली जा रही है। उस निजीकरण में रिजल्ट क्या मिल रहा है देश को? क्वेश्चन ये होता है कि आपने 6 साल के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़ी कंपनियां जो आई, जो भी सेटअप तैयार करा देश की सरकारों ने, उस सरकारों को उसमें अंदर आपने उसको चलाने से निजीकरण के ऊपर लाके अपने क्रोनी कैपिटल के लिए उसको
को तैयार करना शुरू करेगा, जिसके कारण आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही। जहां बेरोजगारी 30 करोड़ थी वो आज 80 करोड़ के ऊपर चली गई। जो सेटअप तैयार हुआ था, जो पहले वो आईटी था, बिलाई प्लांट था, सेल था, बीएस था, ओएनजी थी, एआरटी थी, बेल थी, हॉल था, सारी इतनी बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी पुरानी सरकारों ने चलाई थी, बनाई थी, उसके अंदर देश को रोजगार मिलता था, देश की अपनी एक पहचान बनती थी। जो मेड इन इंडिया था, उसको हिंदुस्तान से बाहर एक पहचान मिलती थी। लेकिन आज आप कहां लेके जा रहे हैं अपने आप को? आज आप देश को 6 साल की सत्ता जो जनता ने आपको दी है, उसको मेक इन इंडिया पे लेके आ रहे हैं। यानी कि मेरे देश का श्रमिक किसान, मेरे देश का श्रमिक मजदूर काम करेगा दूसरे व्यक्तियों के हाथ में। और कहां लेके जा रहे हैं? कैसे आप क्रोनी कैपिटल की रिलेटेड करके, अगर आपको इतना करना था तो आपकी बुलेट ट्रेन कहां है? आपकी सो स्मार्ट सिटी जो आपने बनानी थी वो कहां है? धरातल पे सिर्फ आप ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान, वो ईचक दाना, दाने पे दे दाना वाली वो कहावत है सरकार की, जो जैसे ईचक दाना, दाने ऊपर दाना, बोलो कितने दाना। तो ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान, आप उतना ऐलान करो जितने ऐलान को आप चितार्थ करके देश की जनता को दे रहे। जी ठीक है। अब हमारे साथ इस चर्चा में 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। आर.के. आर्या अर्थशास्त्री और खेमचंद शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही मैं स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन मैं इस वक्त रुक करना चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी का। अब क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है रेलवे के निजीकरण का, तो सरकार यहाँ पर क्या फायदे होते देख रही है? क्या उद्देश्य सरकार का है, क्या मंशा सरकार की है निजीकरण करने को लेकर? मैं ऐसा नहीं मानता कि ये पूर्ण निजीकरण है। मैं ऐसा मानता हूँ ये पीपीपी मॉडल है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप होती है। और आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे जो अन्य जैसे मेट्रो है वो भी पीपीपी मॉडल में चल रही है, जिसमें पब्लिक का भी फंड है, पार्टनरशिप का भी और प्राइवेट कंपनीज का भी फंड है, और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पर्टिकुलरली रेलवे में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इन्वेस्टमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू आयाम की जरूरत है। तो उसके लिए हमें दूसरे लोगों से, प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट इंटरप्राइजेज से पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। वही सरकार ने करने की कोशिश की है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कांग्रेस ने पिछले 10 साल में हमारे जितने भी पब्लिक कंपनीज हैं उनको खत्म कर दिया, उनको घाटे में पहुंचा दिया, उनको बंद करने की कगार पे पहुंचा दिया। इस सरकार ने तेजी से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम किया। इस सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ अपने देश की कंपनियों को आगे प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि विदेश की हजारों कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन यूनिट स्टेब्लिश करने के लिए इंकरेज किया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इस पीपीपी मॉडल से तेजी से रेलवे का विकास होगा, तेजी से हमारे जो पैसेंजर है उनका फायदा होगा, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होगा, नए एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, और ये जरूरी भी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी भी आप देखेंगे एग्जिस्टिंग सेटअप में भी, चाहे वो पहले कांग्रेस के समय भी सेटअप था, बहुत सारे काम रेलवे में प्राइवेट पार्टनर्स के थ्रू होते थे, लेकिन वो वेंडर कहलाते थे। लेकिन अब वो काम के साथ साथ अपने कैपिटल भी लाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, और उससे तेजी से देश का विकास होगा, तेजी से उसका रेलवे का विकास होगा। जी जी ठीक है। आपसे और भी कई सवालों के जवाब मैं लूंगी जो कि इस वक्त निजीकरण को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन एक बार मैं अर्थशास्त्री आर.के. आर्या जी का भी रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले आर.के. आर्या जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हालांकि चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी, खबरें बहुत पहले से आ रही थी कि निजीकरण होगा रेलवे का, अब सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है, तो आप इस सरकार के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल की स्थिति में जो अर्थव्यवस्था है उसको उभारने के लिए कितनी अहम है, आपसे हम समझना चाहेंगे। अगर आप नॉमिनल ग्रोथ रेट को कहें तो 13% से गवर्नमेंट ने पिछले टाइम जो क्लोज हुआ है 7-7.5% पर इकोनॉमी को खड़ा कर दिया है जी। और लगभग कोरोना से पहले गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का सीधा नुकसान अपनी हरकतों की वजह से कर दिया था जी। उस हरकतों में ये शामिल था कि डाटा को ना समझना, स्टैटिस्टिशियन को रिट्रेंच करना, डाटा को छिपाना, एनएसएसओ की रिपोर्ट को सामने ना आने देना, और इलेक्शन फंडिंग उल्टी सीधी करना, जिसमें ये सब शामिल है। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन
ने तो पूरा ही चौपट कर दिया था जी। जिसकी वजह से कांग्रेस से ठीक ठाक इकोनॉमी लेने के बावजूद इस सरकार ने, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, बीजेपी नहीं हूँ, मैं 38 साल से इकोनॉमिस्ट हूँ, इसीलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो मुझे नाम लेना पड़ता है, अदरवाइज मुझे इन पार्टी से कोई वास्ता नहीं है जी। तो क्या है कि जब ग्रोथ की एक ट्रेजेक्ट्री होती है, अब्दुल कलाम ने ये कहा था कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी जी। और उसी हिसाब से ही काम चल रहा था और 8.5% की ग्रोथ 2017 में थी। रियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल तो 13-13.5% बैठेगी अगर 5% का इन्फ्लेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स इन्फ्लेशन से मिलता है, गवर्नमेंट की तो कोई सिरदर्दी रियल ग्रोथ से है ही नहीं। ज्यादा इन्फ्लेशन है तो ज्यादा टैक्स मिल रहा है, वो तो लोगों की कंजम्पशन कम होगी ना, आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब जब ग्रोथ नेगेटिव साइड पे चली गई, अब एक तमाशा जो बना है उसको अंदर से स्टडी करिएगा कि अब बैंकों के पास सेविंग खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने सेव करना था कर लिया, अब लोगों को बोरोइंग चाहिए। सरकार को अब बैंकों में कैपिटल इंफ्यूज करनी पड़ेगी। कैपिटल लगभग 4-5 लाख करोड़ इमीडिएटली करनी पड़ेगी अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी है तो, क्योंकि सरकार ने 7.5 लाख करोड़ की बजाय अभी 4.5 लाख करोड़ बढ़ाकर इस साल सरकार 12 लाख करोड़ करेगी। एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं ध्यान दिया था, उसका जो नजारा है वो अब रूरल सेक्टर में दाना पानी फ्री देने के लिए सरकार किए जा रही है और इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपको वहां पर कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, जिसे टीयर 1 कैपिटल कहते हैं और टीयर 2 कैपिटल होती है डिपॉजिट। दोनों को मिश्रण करके ही लोन दिया जा सकता है। जब तक गवर्नमेंट का स्टेक पूरा नहीं होगा वो लोन नहीं हो पाएगा। अब रहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, रेलवे इज ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब गवर्नमेंट ने कैपिटल के साधन बंद कर दिए, टैक्सेस अब आने के नहीं, क्योंकि 12-13 सिटीज जहां पे 60% सप्लाई चेन है वहां पे अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है और बार बार में रिसर्जेंस हो रही है कोविड की, तो सरकार ने एक वर्ड यूज करते हैं, जुमला। ये जुमला फिर कर दिया है कि अब हम PPP मॉडल में ये चलाएंगे। ये आपके सामने जो बैठे हैं सज्जन, इनसे पूछिए कि पहले वाले जो PPP के प्रोजेक्ट है उनकी क्या हालत है, एयरपोर्ट की क्या हालत है, हाईवेज की PPP की क्या हालत है। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स आने के लिए तैयार नहीं है। PPP के चक्कर में क्या है, गवर्नमेंट की एक ड्यूअल पॉलिसी रहेगी कि पैसेंजर ट्रेन को तो शॉर्ट रखना ही पड़ेगा, उसके टैरिफ को, और फ्रेट जो है आजकल कमर्शियल फ्रेट है, मालगाड़ी से पैसा आता है, आपको कोल इंडिया का भी कोयला जाएगा और पैसे आपको देने पड़ेंगे। पहले कंसेशनल उस पे जाता था, अब फ्रेट से उठाकर आप पैसेंजर को फीड करेंगे। और पिछली बार अगर आप देखेंगे कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट यूपीए के टाइम पे 92% थी, अब बीजेपी के टाइम पे वो 95% हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आप अपीजमेंट पॉलिसी कर रहे हो, एक साइड पर इस तरह से वोटों के चक्कर में, फिर दूसरी साइड पे ये कंसेशन। अब पॉइंट ये आ गया कि अब रेलवे की जो 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी पिछली एलोकेट 1.50 लाख, और ट्रेन को प्राइवेटाइज करने की भी बात हो रही थी, अब उतना भी नहीं रहा क्योंकि आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा नजर आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए ये एक जुमला छेड़ दिया है कि अब इनका निजीकरण करेंगे, क्योंकि PPP मॉडल के अंदर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, अगर वो 12% से कम आता है तो वो सक्सेसफुल स्कीम नहीं होती है। जी ठीक है, आप मुझे तो यही नजर आ रहा है। आरके जी, जो आपने सवाल उठाए हैं इनका जवाब भी ले लेते हैं खेमचंद शर्मा जी से। जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं, अर्थशास्त्री वो अच्छे से चीजों को समझते हैं। PP मॉडल की जो बात सरकार कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर, निजीकरण करने की, तो इससे कैसे सक्सेसफुल बनाएगी सरकार?
देखिए अर्थशास्त्री जी कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रहे हैं, और वो नाम के मेरे को लग रहा है अर्थशास्त्री है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ना वो कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। जी 6 साल में किया है वो 70 साल में नहीं हुआ। एक मिनट आप चुप रहे, मैंने आपको ध्यान से सुना, आपको ध्यान से सुना। चंद्रमोहन जी आऊंगे आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी करने दीजिए। मेट्रो भी है, और आप एयरपोर्ट की बात करेंगे जो तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है विश्व के टॉप एयरपोर्ट में आता है, उसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका बेस्ट आप देखेंगे किसी भी दूसरे देश के आप एयरपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। रही बात पीपीपी मॉडल की रेलवे में, क्योंकि रेलवे में अब आप कह रहे थे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, अरे भैया 92% तक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस किस सरकार में बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि उस सरकार में वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं, वही पुराने ट्रैक पड़े हुए हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अगर हमें स्पीड ट्रेन चाहिए, और स्पीड ट्रेन की अभी कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे, उनको बता दूं तेजी से काम दिल्ली से मुंबई के बीच में ट्रेन पे चल रहा है, स्पीड ट्रेन पे चल रहा है, और उसकी इन्वेस्टमेंट हमें जापान से मिली है। और ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ जो पीपीपी मॉडल में इन्वेस्टमेंट बैंकों से आएगी वो बिल्कुल गलत है। पीपीपी मॉडल में जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो अपनी सेविंग में से, अपनी लिक्विडिटी में से, या विदेशों से भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आएगी, वो बैंकों से ही आए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दूसरा 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया है, और 20 लाख करोड़ पैकेज में आप देखेंगे जो बैंकें हैं या एनबीएफसी जो छोटे छोटे लॉन्स देते हैं उनको रिफाइनेंस करने का, उनको लिक्विडिटी करने का काम भी सरकार ने किया है। ये सरकार 360 डिग्री पे काम कर रही है, इंडस्ट्री को एम्पावर करने का काम कर रही है, प्राइवेट पार्टनर्स को इंकरेज कर रही है। रेलवे इस बात से कितना इत्तेफाक रखता है? हमारे साथ रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न से हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं प्रेम सैनी जी, उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्रेम जी आपका स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू जी। और रेलवे के निजीकरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। रेलवे के निजीकरण की बात की जा रही है, पीपीपी मॉडल पर काम करने की बात की जा रही है। तो रेलवे सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देख रहा है? क्या वाकई में रेलवे इस फैसले के बाद जो है रेलवे को फायदा होगा, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, सर्विसेज सुधरेंगी, लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एक्चुअली जुमला है और कुछ नहीं है। इनके अलावा मैं आपको बता दूं किस तरीके से अभी इन्होंने तेजस चलाने का काम, पिछले दिनों में तेजस चलाने का काम किया। जो सफर यात्री कम पैसा, मतलब जो सरकारी गाड़ियों में पैसा देकर के जो यात्रा करते थे उससे बहुत ज्यादा अधिक पैसा उनको इन्वेस्ट करना पड़ता था, और जो सुविधाओं के नाम पर उनको सिर्फ जुमलेबाजी थी और इसके अलावा उसकी नहीं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो उनको पैसा भी अधिक देना पड़ता था, और वो सुविधाएं भी टैक्स उनको नहीं मिल पाती। तो ये सारी चीजें हैं ताकि निजीकरण से इस देश का भला नहीं होने वाला, बिल्कुल निश्चित है। एक तरफ तो देखें तो बेरोजगारी दिन बर दिन जितनी बढ़ती जा रही है इसकी कोई अंदाजा नहीं, और दूसरी तरफ निजीकरण की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि तेजस के जो उन्होंने निजीकरण के नाम पर जो फ्लाइट उन्होंने रखे थे उनको सैलरी जो है वो भी समय से नहीं दी। इस तरीके से देश का नुकसान ही है निश्चित तौर पर, और निजीकरण से भला नहीं होने वाला। निजीकरण का मतलब सिर्फ निजी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा उठाने वाली बात है। जी बिल्कुल जी। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरीके से रेलवे के ही सचिव जो हैं ये कह रहे हैं कि इससे फायदा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो दिमाग में एक ही शब्द या एक ही चीज जहन में आती है कि मुनाफा। प्राइवेटाइजेशन जब हम करेंगे, निजीकरण जब हम करते हैं तो ये होता है कि मुनाफा कमाना उनका मेन मोटिव होता है। लेकिन अब जब इसमें कई सवाल ये भी हैं कि अब निजीकरण होगा तो क्या किराया बढ़ोतरी ये सरकार तय करेगी या ये भी निजी हाथों में दे दिया जाएगा? हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जब निजीकरण होगा तो सरकार के पास क्या रहेगा और निजी सेक्टर के पास क्या चला जाएगा? बिल्कुल जहाँ पे रूटीन पैसेंजर ट्रेन है उनमें कुछ भी तरीके का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इंटरफेयर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे स्पीड ट्रेन है, स्पीड ट्रेन का मतलब जो व्यक्ति आपको जानते हैं कि एयर से ट्रेवल करता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस करता है, और उसको जल्दी जाना है, मुंबई जल्दी जाना है या मुंबई से दिल्ली जल्दी आना है, तो वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पीपीपी मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जहाँ पे हमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज, मॉडर्न सर्विसेज हमें देनी है, और जिसके लिए जनता पे करने को तैयार है, वहाँ पे ट्रिपल पी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का सरकार कोशिश कर रही है। उससे नया एम्प्लॉयमेंट आएगा, नई इन्वेस्टमेंट आएगी,
और रेलवे में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रेलवे में काम कर रहे हैं कर्मचारी, फिर उनका क्या होगा? क्या उनके ऊपर बेरोजगारी की तलवार अब मंडरानी शुरू हो गई है, लटक रही है? देखिए, पीपीपी मॉडल से काम बढ़ने वाला है जी। मैं अपने सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। आप पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। आपको जिस तरीके से आज काम मिल रहा है वो कल भी काम मिलता रहेगा। नए पार्टनर आने से नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नए काम शुरू होंगे और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम होने वाली नहीं है। काम तो आप लोगों को ही करना है, काम करने वाले तो वही लिमिटेड लोग हैं, लेकिन नया पैसा आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा तो उससे आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी अपॉर्चुनिटी कम होने वाली नहीं है। जी चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए बिल्कुल इनकी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे। इन्होंने नोटबंदी बंद करी, बोला कि जाली नोट आने बंद हो जाएंगे। इन्होंने धारा 370 में बोला आतंकवाद कम हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने 4 घंटे के अंदर देश में कोरोना का लॉकडाउन किया, रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने जीएसटी करी, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक उसी तरह से ट्रेन का निजीकरण भी अब जो करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट भी देश के सामने आएगा। ट्रेन भारतीय ट्रेन हमारी एक सभ्यता की निशानी थी। वो सभ्यता की निशानी जो गरीब आदमी जो अपने गंतव्य से शहर तक पहुंचा था। आज नरेंद्र मोदी जी को लीजिए, गांव से शहर कैसे आए? ट्रेन से आए। ये खेमचंद शर्मा जी कैसे आए? ऐसे ट्रेन से आए। तो ट्रेन का योगदान हमारे देश के अंदर उसको नकारा नहीं जा सकता। आप उसको अपने क्रोनी कैपिटल्स को फायदा देने के लिए किसी तरह से ये मत बोले कि इसके अंदर ट्रेन का योगदान नहीं है। यही ट्रेन जो थी पिछले यूपीए सरकारों के अंदर, पिछले सरकारों के अंदर प्रॉफिट में भी थी, जिसके आचरण को बाहर के देश के ट्रेन वालों ने आके इसका ब्यौरा भी लिया था भारतीय रेल से। तो जब भारतीय रेल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जब देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन आज आपकी सरकार आंख मूंद कर बेवजह के फैसले कर रही है, उस मुद्दों का बोझ देश की जनता पे निरंतर पड़ रहा है। आज रेलवे के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनका कहाँ वो करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे? जबकि देश के अंदर आप एक आपदा के कारण ऑलरेडी बेरोजगारी, मारी, भुखमरी के ऊपर देश आके खड़ा हुआ है। आपने जो चीज का प्रॉफिट, जिस चीज को आप ले रहे हैं, क्रूड ऑयल आज आप इतना सस्ता है पानी की बोतल की तरह मिल रहा है, आप पेट्रोल और डीजल को हाइक करते जा रहे हैं। उस पैसे को आप इस्तेमाल करिए, उसको इस्तेमाल करके सिस्टमेटिकली दीजिए और बेरोजगारी खत्म करिए। लेकिन खेमचंद जी की पार्टी उस पर कार्य नहीं करेगी, क्योंकि उनपे अपने क्रोनी कैपिटल का इतना प्रेशर है। अगर वो इनकी बात नहीं मानेंगे तो वो इनको चलने नहीं देंगे। ये मजबूरी है इनकी। ठीक है, लगभग 17 रुपए आ रहा है पेट्रोल और डीजल पे। अब 80 रुपए आप ले रहे हो। ठीक है, हम पेट्रोल डीजल की आप बात नहीं कर रहे। आर्या जी, जो बात कही जा रही है कि रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्या वाकई में इसके बाद रोजगार के अवसर खुलेंगे? और खेमचंद शर्मा भी इस बात का दावा कर रहे हैं। ये वही डीजल और पेट्रोल है जिसके लिए ठीक है खेमचंद शर्मा जी सुनिए, और चंद्रमोहन जी रुकिए। इन्वेस्टमेंट आएगा, काम बढ़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, सुनिए अब आर.के. आर्या जी क्या कह रहे हैं। नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लास्ट जो घाटा है जो कि मैंने बताया है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। पिछली बार आप देखेंगे कि राजधानी का जो एसी फर्स्ट का किराया है, कई बार आपकी फ्लाइट जो जा रही है कलकत्ता तक, उसकी फ्लाइट का रेट कम है और एसी राजधानी का ज्यादा है जी। परंतु ये जो ट्रेन है ज्यादातर 67% बिजनेस जो है मीडियम और लो इनकम के जो पैसेंजर्स हैं उससे आती है, और 33% जो है आपकी दूसरे जो हाई क्लास की कंपार्टमेंट्स है वहां से आती है। और इस तरह से जो फ्रेट है, अब फ्रेट क्या है कि हाईवे बनने के बाद अब ट्रेलर्स और ट्रक, पहले सीमेंट तक भी आती थी, मिल्क भी आता था जी। अगर आप देखेंगे कोयला तो था ही था, फर्टिलाइजर था, फ्रूट आर.के. आर्या जी, इस सरकार के इस फैसले के बाद क्योंकि बीजेपी दावा करी कि रोजगार के अवसर खुलेंगे तो कमर्शियल फ्रेट जो है बेरोजगारी दर कम होगी, चला जा रहा है। तो एक सरकार की कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी है। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी का मतलब ये है कि हम हाईवे भी ज्यादा बनाएंगे, उसके बाद रेलवे भी ज्यादा बनाएंगे। जब आप हाईवे बनाएंगे स्पीड वाले तो ट्रक कहाँ जाएंगे, ट्रैक्टर की बिजनेस कहाँ जाएगी, ये वाला विचार करने की बात है। तो वो अब क्योंकि हाईवे पे पहले से प्रेशर चला गया, एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट हो रही है,
अभी जब प्राइवेटाइजेशन होगा, अभी 9,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट भारत BSNL से चाइना का डिनाई किया है। लेकिन ये मान लिया जाए कि रेलवे में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है लार्जेस्ट रेलवे, सेकंड लार्जेस्ट है, यूएस के बाद चाइना, फिर रशिया और फिर इंडिया। आर.के. आर्या जी, मेरा सवाल आपसे ये है तो कि कुल मिलाकर अब आर.के. आर्या जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? इसी तरह से व्हाट्सएप में भी अब चाइना को हटा दिया 59 का। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एडमिट करो। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी दर कम होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं निजीकरण को लेकर। इसमें जब बजट पेश किया गया था तो वित्त मंत्री ने इसका जिक्र भी किया था, तो उसमें क्या ये मान लिया जाए कि अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है रेलवे सुविधाओं को सुधारने का, इसके जरिए रेवेन्यू लाने का, इसलिए ये फैसला लिया गया कि इसको निजी हाथों में दे दिया जाए? इन्वेस्टमेंट की तो बात करिए, इन्वेस्टमेंट शुड कीप ऑन। खेमचंद शर्मा जी, आपसे अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है। आर.के. आर्या जी सुनिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, आर.के. आर्या जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। प्रीति जी, सरकार के पास ऑप्शन है, लेकिन समय की मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार हमें नए आयाम ऐड करना भी बहुत जरूरी है। समय की मांग लेकिन पीयूष गोयल का जो बयान आया था, उन्होंने कहा कि रेलवे जो है वो आम जनता की है और आम जनता की रहेगी, लेकिन निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो आम जनता की कैसे रहेगी? मांग के अनुसार तेजी से जो काम होना चाहिए उसके लिए पीपीपी मॉडल में काम होगा, बुलेट ट्रेन के लिए काम होगा, स्पीड ट्रेन के लिए काम होगा, नई टेक्नोलॉजी के लिए काम होगा, वहाँ पे पार्टनरशिप को लाया जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, जो रूटीन काम है, वहाँ पे सरकार अपने रिसोर्सेज से इन्वेस्टमेंट जारी रखेगी, अपने रिसोर्सेज से काम जारी रखेगी, उसमें कोई दोहराए नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ने वाला है। मोदी जी ने चारों ओर से एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए कदम लिए। आपने देखो किस तरीके से 116 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे 125 दिन का कंपलसरी रोजगार हमारे मजदूर भाई बहनों को दिया जाएगा। वैसे यूपी में कंपलसरी रोजगार लगभग 1.25 करोड़ हमारे जो मजदूर हैं वहाँ पे देने का काम, उसकी व्यवस्था यूपी में की गई है। वैसे ही रेलवे में भी पीपीपी मॉडल के थ्रू नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। मैं आपको बता दूं, हाईवे की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक बार यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के जो हमारे साथ सचिव जुड़े हुए हैं प्रेम सैनी जी, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं जो आप बात कह रहे हैं उनसे आखिर वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। प्रेम सैनी जी, आपने सुना बीजेपी के नेता जिस तरीके से दावे वादे कर रहे हैं, क्या आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने अभी बताया कि देशों के अंदर, अभी मैं आपको बता दूं इंग्लैंड के अंदर अभी कुछ समय पहले उसका बेट का निजीकरण किया गया था इंग्लैंड में, और अभी पोजीशन ये आ गई कि उनको दोबारा पुनः सरकारी हाथों में सौंपने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि निजीकरण सक्सेस नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, कोरोना महामारी के अंदर जहाँ रेलवे श्रमिक दिन रात रेल को चलाने का, सप्लाई करने का काम किया, और रेलवे हॉस्पिटलों को भी मतलब क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम किया, और रेलवे के काफी ऐसे सामुदायिक भवन है जिनमें इनको भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम किया कि हर पैसेंजर को भी वो फैसिलिटीज हम उपलब्ध करवा सकें। रेल क्वारंटाइन इसके अंदर मैं कोविड-19 महामारी के अंदर 5,000 पोस्टों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। ऐसी बात नहीं है, भारत सरकार हमेशा रेलवे जो है उसकी बहुत अच्छी भागीदारी इस महामारी के अंदर भी रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो ये कहा जाए कि निजीकरण से क्या फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार इसको लेकर बड़े बड़े दावे वादे करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो हम यहाँ पर निजी हाथों में रफ्तार देने की बात कर रहे हैं, निजी हाथों में रेलवे को सौंपने की बात हो रही है, लेकिन सवाल कहीं जिनके जवाब खोजने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे निजी हाथों में अगर रेलवे जाती है। हालांकि इस दौरान ये भी है कि क्या किराया बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक यानी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपस में बांटेंगे रेलवे की चीजें, तो उसमें आखिर किराया बढ़ोतरी का हक आखिर किसके पास जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है, अभी चीजें साफ हो गई हैं कि रख रखाव जो है वो निजी हाथों में होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये भी कहा जा रहा है कि क्या
सरकार जो है रेलवे को लीज पर देगी या खुद इस पर अपना होल्ड रखेगी। हालांकि अभी चीजें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। अभी सरकार की तरफ से विचार किया गया है, कदम आगे बढ़ाया गया है और इसके लिए बोलियां मंगवाई गई हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।